स्क्रीन पर आया है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है। यानी भारत की जो स्थिति है, अगर भारत की स्थिति पे हम लोग चर्चा करेंगे तो भारत प्रायद्वीपीय स्थिति बनता है। यानी भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ राज्य है, जिसमें पश्चिम में अरब सागर है और उसके बाद जो है पश्चिम में अरब सागर, यहाँ पर फिर जो है दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार भारत के जो है कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं, यानी जिसका एक किनारा जो है समुद्र के किनारे स्थित है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, 9 राज्य कौन कौन से हैं कि गुजरात है, पश्चिम से अगर हम लोग पूरब की ओर चलते हैं तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र है गुजरात के बगल में, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा राज्य गोवा है, फिर कर्नाटक का कुछ हिस्सा लगता है, फिर पूरी राज्य केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद यहाँ फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। तो ये सारे राज्य जो हैं जो कि जिनकी सीमा जो है एक ओर से ये समुद्री तट से लगती है, इनमें से सबसे जो बड़ा राज्य की बात है, सबसे जो लंबा क्षेत्रफल के हिसाब से जो सीमा लगता है वह गुजरात राज्य का लगता है। यानी पहले प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वह गुजरात राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ जो है दर्रा का नाम है, दूसरी ओर जो है उस स्थित राज्य है कि कौन सी दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सही है। फिर बोमडिला दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी करेक्ट है। और जोजिला दर्रा जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है नाथुला दर्रा जो कि मेघालय में स्थित है यहाँ पर, तो यह करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जो है नाथुला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इसलिए जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी है। इसलिए दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी होगा कि नाथुला दर्रा जो कि मेघालय राज्य में स्थित ना होकर के यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और प्राचीन भारत में जो चीन से रेशम मार्ग था वो इसी दर्रा से होकर के जो है रेशम मार्ग था, इसीलिए इसको सिल्क मार्ग का एक नाम से भी जाना जाता रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो सुबनसिरी जो है यह कोसी, दामोदर, यमुना की नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत के सबसे अधिक भूभाग पर फैली मिट्टी इनमें से कौन सी है। तो भारत के सबसे अधिक भूभाग पर अगर हम बात करें मिट्टी की, तो भारत में ये सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट। इसमें से सबसे अधिक भूभाग पर पाए जाने वाली मिट्टी जो है वह जलोढ़ मिट्टी है, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के लगभग 42% भूभाग पर, कितना पर 42% हिस्सा पर यह मिट्टी का फैलाव है। जलोढ़ मिट्टी का फैलाव जो है यह 42% भूभाग पर है पूरे भारत में। और खासकर जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो दोआब है, यानी उसमें जो है ये पूरे में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह कृषि के लिए बहुत ही लाभकारी मिट्टी के रूप में जानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। जो नवीन जलोढ़ है, यानी जो नया जलोढ़ है, नवीन को जो है वो खादर के नाम से जानते हैं, नवीन जलोढ़ को। और जो पुराना जलोढ़ है उसको बांगड़ के नाम से जानते हैं। पुराने जलोढ़ को बांगड़ कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम इससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि हम आपके लिए क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। निम्नलिखित में से
कौन सी जल विद्युत परियोजना इसमें से जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य। पार्वती जल विद्युत परियोजना भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। भारत के प्रथम जल विद्युत परियोजना संयंत्र की स्थापना जो है, अगर हम लोग बात करें कि भारत का पहला जो जल विद्युत परियोजना है वह कौन सा है, तो भारत का जो पहला जल विद्युत परियोजना है वह दार्जिलिंग में स्थित सिद्रापोंग में 1857 में स्थापना हुआ था। उसके बाद दूसरा जल विद्युत परियोजना का 1902 में शिव समुद्रम है जो जल विद्युत गिरी की स्थापना, यह दूसरा है शिव समुद्रम जो कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर यह भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना है। और ये जो परियोजना है पार्वती यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए जम्मू कश्मीर में, बाकी जो ऊपर के तीनों है ये जम्मू कश्मीर राज्य के में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय जल मार्ग दिए हैं, जल मार्ग संख्या नेशनल जो ये है जल मार्ग है, वाटर मार्ग है, NW नेशनल वाटर मार्ग जो है इसमें 1 2 3 4 है। सभी की लंबाई अगर हम जान लें तो आसानी से हम उत्तर कर पाएंगे। तो जो पहला है नेशनल हाईवे की तरह नेशनल जो वाटर मार्ग है यह NW1 1620 किलोमीटर लंबाई है। कितना है? NW1 का 1620 किलोमीटर है। NW2 की लंबाई जो है 891 किलोमीटर है। कितना है? 891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर है। उसके बाद NW3 की जो लंबाई है वो 365 किलोमीटर है। कितना है? 365 किलोमीटर है। NW3 की लंबाई कितनी है? 365 है। और NW4 की जो लंबाई है यह 2890 किलोमीटर है। कितनी है? 2890 किलोमीटर। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि NW4 की लंबाई सर्वाधिक है जो कि 2890 किलोमीटर है। और यह जो NW3 है यह काकीनाडा, पुडुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी से संबंधित है और इससे 3 राज्य लाभान्वित है जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य स्थित हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 3 राज्य इससे जो है ये लाभान्वित है, संबंधित है। तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग जो है यह कौन है, तो NW4। सवाल अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जी हाँ, 7वां का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कि वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर हम लोग बात करें इसमें जो अन्य हैं तो यहाँ पर पटना में जो है कौन सा है, तो पटना में जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना में कौन है? JP नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लेकिन एक भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है पटना से यहाँ उड़ान नहीं भरती है, लेकिन फिर भी नाम रखा गया है क्या? JP नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं उन्हीं के नाम पर है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है। और कलकत्ता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। कलकत्ता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कलकत्ता में। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पटना में है JP यानी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल इनमें से कौन नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल उसको कहते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग पृथ्वी के मैप की बात करें तो जो 0 डिग्री अक्षांश है और उसके ऊपर उत्तर साइड में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा कहते हैं और नीचे दक्षिण साइड में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहते हैं। और इस उत्तर दक्षिण अक्षांश यानी कर्क मकर रेखा के बीच जो स्थित है वह जगह जो है उष्णकटिबंध है।
और उस उष्णकटिबंध में जो घास स्थल स्थित है उसको उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन नहीं है, तो पंपास जो है ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर होगा कि पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। कैसा है? शीतोष्ण, यानी यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाहर है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाहर का जो क्षेत्र है जिसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं, तो उस स्थल में पाए जाने वाला घास है कौन? पंपास। यह शीतोष्ण कटिबंधीय है। इसके विपरीत जो है सवाना जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। कैंपस जो है यह ब्राजील में स्थित है, यह भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और लानोस जो है यह वेनेजुएला में स्थित है, वेनेजुएला में यह भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सवाना अफ्रीका में स्थित है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। कैंपोस जो है वो ब्राजील में स्थित है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और लानोस जो है यह वेनेजुएला में स्थित है, यह भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, यह अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ दोस्तों, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर जो यह पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहाँ? ब्राजील में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया धर्म दीन इलाही, अकबर के द्वारा शुरू किया गया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? अकबर के द्वारा जो शुरू किया गया धर्म था दीन इलाही, इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। क्या था? विश्व बंधुत्व। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत जो है यह कब किया था? 1582 ईस्वी में। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही की शुरुआत किया और इसका मुख्य धर्म जो है ये था विश्व बंधुत्व। अब प्रथम अनुयायी के रूप में इस धर्म के जाने जाते हैं बिरबल। बिरबल जो है इस धर्म के प्रथम अनुयायी हैं और अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। अबुल फजल कौन थे? इस धर्म के प्रधान पुरोहित हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ। प्रथम अध्यक्षता जो किए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई मुंबई में और उस वक्त जो है कुल 72 प्रतिनिधि हिस्सा लिए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। उसके बाद उसके अगले साल 1886 में इसका जो दूसरा अधिवेशन कहिए यह कलकत्ता में हुआ और ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले जो है दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष भी जाने जाते हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में जो कि मद्रास में दक्षिण भारत में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन के थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सवाल अगला है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? जी हाँ दोस्तों, गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद जो है सत्याग्रह आश्रम के नाम से गुजरात में जो है ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि 1917 में जो है गांधी जी गुजरात में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे जो साबरमती आश्रम कहलाता है इनका। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? जो भी घटनाएं हैं हमारे स्क्रीन पर हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन। तो दोस्तों घटना है कि साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन कब है? साइमन कमीशन आया है 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन कब आया है?
3 फरवरी 1928 को। चौरी चौरा कांड की घटना हुई है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद जो है फिर पूना समझौता है, यह हुआ है कब? यह हुआ है 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को। और गांधी इरविन समझौता है, यह हुआ है 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ पर कौन सी घटना से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है यह मुख्य रूप से गांधी इरविन समझौता से पहले आएगा, क्योंकि जो है साइमन कमीशन के बाद हुआ, चौरी चौरा कांड के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, और फिर जो है पूना पैक्ट से पहले हुआ है। लेकिन पूना पैक्ट उस संदर्भ में नहीं हुआ था। पूना पैक्ट जो है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया था, जो उसके संदर्भ में पूना पैक्ट जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से जो है 78 अनुयायी के साथ निकले थे दांडी यात्रा पर। तो दांडी यात्रा के द्वारा यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी इरविन समझौता उसी के अगले साल जो है 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और जेल में बंद सभी जो हिंसा के आरोपी नहीं थे उनको छोड़ करके सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने पर फैसला हुआ था। दोस्तों, हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उसके सारे उत्तर के व्याख्या के साथ आपको कवर करा रहे हैं, ताकि इस पर अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो हम यकीन करते हैं कि वो सारे प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला हर क्लास, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक गीतांजलि है वो इनमें से किसका संग्रह है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि यह संग्रह है कविताओं का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। गीतांजलि का जो अर्थ है वह है गीतों का उपहार। गीतांजलि की जो रचना है यह मुख्य रूप से बांग्ला भाषा में की गई है। गीतांजलि की रचना किस भाषा में हुई है? तो गीतांजलि की रचना जो है यह मुख्य रूप से बांग्ला भाषा में हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहा था, क्या कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। और 1919 के जलियांवाला बाग के बाद इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था? भारत ने जो है 3-0 से बैडमिंटन में 3-0 से हरा करके इंडोनेशिया को पहली बार जो है थॉमस कप जीता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 के बाद 16वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? भारतीय संविधान में जो सर्वाधिक प्रभाव है वो इनमें से किसका माना जाता है? तो अगर हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान का 2/3 2/3 हिस्सा जो है वह मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का 2/3 हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका जो कुछ उपबंध लिया गया है, जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांत में शक्तियों का विभाजन, ये सभी जो है भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। सवाल अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के द्वारा जो है यह भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक में, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में कुल 7 मौलिक अधिकार शुरू में दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। पहला क्या था? समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, याद कीजिए चौथा क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा था जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बाद सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णन है, और इसी को महात्मा ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और एक सातवां भी अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार में शामिल था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन, कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। यानी अब भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार वर्णित है, जो पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम सारे प्रश्नों को आपको डिटेल्स में समझाते हुए चल रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला हर अपडेट, हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य का, वो अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में वर्णित है। उसमें महात्मा गांधी का जो ये है सिद्धांत रहा है, मार्गदर्शन रहा है, उसमें आधारित नहीं है, वह है मजदूरों का संरक्षण, ऑप्शन डी। सवाल अगला है कि केंद्र सरकार किसी की सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है। तो केंद्र इसका वर्णन जो है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान करती है, तो यह अनुच्छेद 280, अनुच्छेद कितना, 280 के तहत यह प्रावधान है कि जो है केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है राज्य को अनुदान देती है। 280 के तहत जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला वित्त आयोग संघ और राज्य के मध्य जो है राजस्व के वितरण पर कार्य करने का काम करती है। दोस्तों, सारे प्रश्नों को हम डिटेल्स में व्याख्या के साथ आपसे चर्चा करते चल रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां कहाँ निहित है। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 248 के तहत जो संविधान की अवशिष्ट शक्तियां हैं वह केंद्रीय सरकार के पास स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा कि अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार के पास स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन कहलाता है, तो इसका वर्णन कहाँ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, जी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है इस बात का वर्णन करता है कि भारतीय संविधान में जो है कानूनी मामले में सलाह लेने के लिए भारत के पास एक महान न्यायवादी है, जिसको जो है अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, और ये अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, यहाँ भारत का जो कौन होगा, ऑप्शन सी के महान्यायवादी जो है कानूनी सलाहकार के लिए जाने जाते हैं। आज का जो ये अंतिम प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है या समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या फिर राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो इसका वर्णन कहाँ है दोस्तों, यह जानने के लिए आप लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसका उत्तर आपको बता रहे हैं। उत्तर है अनुच्छेद 169, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद के सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से, कितना से, याद रखिएगा, सामान्य बहुमत से यह संभव नहीं है, 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे
तो जो है भारत की संसद उस राज्य के विधि द्वारा विधान परिषद का सृजन अथवा समापन कर सकती है। तो यह किससे है कि राज्य की विधानसभा विधान परिषद के सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव जो है वह कुल सदस्य के 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करना होगा, तब जाकर के उसका सृजन या समापन हो पाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार हम लोग 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कवर किए हैं, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसलिए आपसे अब चलते चलते रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।